हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी ये चीजें आपको पढ़ा रखी हैं। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, इसमें जो रिलेटिव चार्ज होता है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं हम रिलेटिव चार्ज। तो वो इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, -1, प्रोटॉन में +1 और न्यूट्रॉन में 0। और अगर हम एक्चुअल चार्ज की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर हम लिखते हैं कि -E है, यहाँ पर +E है और वहाँ पर तो 0 ही होगा। इस E की वैल्यू क्या है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसमें प्लस आ जाएगा यही है ना, और यहाँ पर 0 कूलम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। इसके अलावा आपको पता है मास सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, 9 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, फिर प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और यहाँ पर आ जाएगा 1.674 इंटू 10⁻27 kg। ग्राम में लिखोगे तो यहाँ पर -24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा अगर हम पोजिशन की बात करें कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस रहता है ना, अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इन द शेल्स, या फिर हम इनको ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स, तो आपको पता है ये इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी इनसाइड द न्यूक्लियस ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इनके बीच में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो लिख दिए हैं। यहाँ पर ऊपर आप लिख सकते हो, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर प्रोटॉन एंड दिस इज फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। What are the limitations of J.J. Thomson's model of the atom? इसको भी मैंने डिटेल में आप लोगों को बता रखा था। देखो, जो थॉमसन का मॉडल था ना, वो स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन कर पाया था कि इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज है, तो जो एटम है वो न्यूट्रल है, इसीलिए वो स्टेबल है। ठीक है, बट अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ये पूरा ही मतलब हाइपोथेटिकल था। ठीक है, ये बस एक इमेजिनरी मॉडल था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट वॉज जस्ट एन इमेजिनरी मॉडल, और यहाँ पर कोई भी लाइक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो ये एक सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन था। दूसरा, जो रदरफोर्ड का हमारा मॉडल है उसको J.J. थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बेसिकली जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो रही थी उसको थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये मेन हमारे दो लिमिटेशंस हो गए। सबसे पहला कि एक इमेजिनरी मॉडल है, यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, क्योंकि ये खाली एक रैंडम थ्योरी थी, है ना, इसका कुछ भी एविडेंस तो था ही नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। दूसरा, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको ये मॉडल एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ रेस सीधी जा रही हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ बाउंस बैक हो रही हैं। तो ये मॉडल उसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये दो मेन लिमिटेशंस आपको याद रखनी है। फिर रदरफोर्ड की मॉडल की भी ऑब्वियसली लिमिटेशंस थी। तो क्या लिमिटेशंस थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, तो जो पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है उस पाथ का उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो दिया ही नहीं। तो विच मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करे जा रहा है न्यूक्लियस के पास, तो इवेंचुअली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। तो विच मीन्स जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, एनर्जी वो एमिट करेगा तो फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो विच मीन्स जो एटम है फिर वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करा ना, वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करे जा रहा है इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, तो इट विल कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी, एनर्जी को वो रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से उसकी सारी एनर्जी जो है वो लूज हो जाएगी, इवेंचुअली वो जाके न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। सो जो स्टेबिलिटी है ऑफ द एटम
वो ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। इसके अलावा एक और है जिसमें हमारा लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, बट वो आपके सिलेबस में उतना है नहीं, तो इसीलिए वो लिमिटेशन में नहीं बता रही हूँ। वैसे जब टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने बनाई थी तो वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। तो ये एक मेन हमारा लिमिटेशन था। देन डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, तो यहाँ पर लिमिटेशन नहीं बताना है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही सिंपल है। आपको पता है बोहर ने क्या कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेट पाथ है जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाहर शेल्स होंगी, इन शेल्स को इन्होंने नाम दिया KLMN, है ना, ये नाम दिया, ये शेल्स है हमारे पास। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना ही वो एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख दो, इट नहीं, इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट, यानी कि डज नॉट एमिट एनर्जी while revolving in a definite path, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डेफिनेट पाथ आ जाएगा। ये ही हमारे पास मेन चीज है बोहर के एटॉमिक मॉडल की, क्योंकि उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई भी एनर्जी को एमिट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर बोहर ने ही हमको 2n² रूल भी दिया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास K शेल है तो K के लिए N की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर जो L वाली हमारी शेल है उसमें कितने आ सकते हैं? तो L के लिए वैल्यू N की 2 है, तो यहाँ पर 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी उन्होंने हमको बताई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, वो फिलहाल हमारे सिलेबस में है नहीं, वो बाद में हम क्लास 12th में जाके पढ़ते हैं। इवन उसकी कुछ चीज़ें क्लास 11th में भी हैं, 11th की केमिस्ट्री में है और 12th की फिजिक्स में है, तो वहां पर आप इनको डिटेल में पढ़ोगे। तो आई होप यार ये बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। फिर कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो आपको पता है यहाँ पर 3 मॉडल्स हम पढ़ते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी आ भी चुके हैं। सबसे पहले हम थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। ये जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है इसमें आपको पता है ये कंपेयर करते हैं एक एटम को विद अ वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग, जिसमें जो हमारा जैसे वाटरमेलन की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास रेड पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज में क्या है? एम्बेडेड है। तो ये हमारा थॉमसन का मॉडल था। कंपेयर करना है तो आपको पहले ये बताना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आया रदरफोर्ड का मॉडल। तो इन्होंने तो हमें और पिक्चर क्लियर करी। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ अकोमोडेटेड है? हमारे न्यूक्लियस में। सेंटर ऑफ द एटम कहा और उसी का नाम उन्होंने न्यूक्लियस दे दिया। उन्होंने ये भी कहा जो मैक्सिमम मास है पूरे ही एटम का वो भी कहाँ पर अकोमोडेटेड है? वो हमारे न्यूक्लियस में ही अकोमोडेटेड है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल आया। उसके बाद आया बोहर का। इन्होंने और पिक्चर क्लियर करी। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तो वो डेफिनेट पाथ्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, कोई भी एनर्जी यहाँ पर एमिट नहीं हो रही है। डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं कि एक अगर मेरे पास शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने चाहिए? मैक्सिमम, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है हमारे पास रूल्स भी हैं कि अगर मेरे पास जो इनर वाला शेल है वो फिल नहीं है तो हम आउटर वाले शेल को भी फिल नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको पता है जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, तो बोहर के एटॉमिक मॉडल ने हमको ये भी बताया कि जब भी सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड रहता है। अच्छा, ये चीज वैसे आपको नहीं पता होगी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स की जरूरत होती है। जो फोर्स, ये जो भी चीज इस सेंटर के आसपास रिवॉल्व कर रही है ना, इसको इसके टुवर्ड्स लेके जाए, इसको इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट कराए, ठीक है। तो वो फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स है जो कि रिवॉल्विंग में हेल्प करता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लो। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली एक सेंट्रीपेटल फोर्स
जरूरी होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी होता है सर्कुलर मोशन के लिए, वो यहाँ पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बोहर का मॉडल था। तो तीनों को हमने कंपेयर कर लिया है और बाकी आप लिमिटेशंस के बेसिस पर भी इनको कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, summarize the rules for writing of distribution of electrons in various shells for the first 18 elements। तो ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले 2n² रूल आता है, ये हमें बताता है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। जैसे k की मैं बात करूं तो n की वैल्यू 1 है ना। सो 2 × 1² यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स k वाली शेल में आ सकते हैं। फिर l की बात करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आएंगे? मैक्सिमम 8 आएंगे। फिर m आता है, n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो ये 18 हो गया। फिर n, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 हो गया, तो यहाँ पर 4² आ गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 4 × 4 16 है ना, तो ये आ गया 32। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। 2 8 18 32। तो यहाँ पर 2n² रूल हमको बताता है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया जो इनर शेल हैं सबसे पहले वो फिल होंगी, तभी जाके जो आउटर शेल हैं वो फिल होंगी। अगर जो इनर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल में नहीं जा सकता है। पहले इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, मतलब जो इनर वाली है के, उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए, उसके बाद ही वो उसके बाद ही वो एल वाली शेल में जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। ठीक है, चलो, और एक और रूल है आपको पता है थर्ड, कि जो हमारे पास वैलेंस शेल होती है, यानी कि जो आउटर मोस्ट वाली शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जो वैलेंस शेल है उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन अगर बन रही है कि हमारे पास इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है m वाली शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। बट क्या यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे? क्योंकि अगर m वाली शेल में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं तो विच मीन्स 10 तो होने ही चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि m इस केस में वैलेंस शेल बन गई है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 2 8 8 2, क्योंकि ये वाला रूल भी बीच में आएगा। ये वाले रूल के अकॉर्डिंग भी हमको देखनी पड़ेंगी चीजें। ये रूल क्या कहता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दैट जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, 8 से कम नहीं, मतलब 8 भी पॉसिबल है या फिर 8 से कम, क्योंकि मैक्स 8 होने चाहिए। 8 भी हो सकते हैं, 8 से कम होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहली चीज, आई होप वैलेंसी की डेफिनेशन क्लियर है। दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम व्हिच मींस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट मस्ट आइदर गेन और लूज और शेयर सो दैट उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इट इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और जो वैलेंसी है वो दोनों ही अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। तो ऑक्सीजन आपको पता है यहाँ पर 8 इसका एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, विच मीन्स यहाँ पर सिलिकॉन का कितना हो गया? 14। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर्स अगर हमको पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 2 8 4, है ना। अब यहाँ पर आओ, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सो दैट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए हैं, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर इस केस में ये क्या करेगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डोनेट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, है ना। और यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इसके अलावा सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, क्लियरली मैं देख पा रही हूं इसके आउटर मोस्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं? तो 4 और इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए हैं। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब
सिलिकॉन या कार्बन, इनके केसेस में क्या हो सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं या 4 को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जनरली ये इन दोनों में से कुछ भी प्रेफर नहीं करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम डिटेल में क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ग्राउंड स्टेट वाले एटम पे, है ना। यानी कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है कि उसने ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रखा है। तो एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एनी एटम। ये एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कि हीलियम का ले लो, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ पर कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। कितने इसके पास प्रोटॉन्स हैं, 2। ठीक है, और फिर आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर एटम में। जैसे कि हीलियम की ही अगर मैं बात करूं तो इसका मास नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसका मास नंबर 4 है, तो यहाँ पर विच मीन्स 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 न्यूट्रॉन्स भी होंगे, तभी जाके टोटल मास नंबर कितना आया है, 4। मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। फिर आइसोटोप्स पे आ जाओ। आइसोटोप्स हमारे पास एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, लिख लो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर एलिमेंट सेम है तो ऑब्वियसली दे विल हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, आपको पता है, और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है तो सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप किसका लिख सकते हो, यू कैन मेंशन क्लोरीन, 35 और 37 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर हाइड्रोजन को ले सकते हो, 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, जिसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। तो ये 3 क्या है, आइसोटोप्स हैं, क्योंकि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, तीनों ही हाइड्रोजन ही है, बट यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स में हम जनरली जो मास है उसको एवरेज करके निकालते हैं। जैसे आपको पता है क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है हम 35.5 लेते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं क्योंकि। ठीक है, फिर आ जाओ आइसोबार्स में, तो ये होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट अगर अलग है तो आपको पता है यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा, बट जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पर सेम होता है। एग्जाम्पल, कार्बन, इसका मास 14 भी होता है, और जो नाइट्रोजन है आपको पता है उसका मास तो 14 होता ही है। ठीक है, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6C12, 6C13 एंड 6C14, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो कार्बन का एक फॉर्म ये भी है ना, तो ये और जो नाइट्रोजन है उन दोनों में ही जो मास आ रहा है वो सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, तो इसीलिए इन्हीं को हम आइसोबार्स बोलते हैं। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, तो अगर मैं आइसोटोप ऑफ आयोडीन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर लिख दो आइसोटोप ऑफ आयोडीन, तो ये गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आइसोटोप ऑफ यूरेनियम की बात करूं तो ये एज अ फ्यूल यूज किया जाता है इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे और यूजेस भी होते हैं आइसोटोप्स के, जो भी आपको याद आता है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Na+ has completely filled K and L shells, explain। दिस इज सिंपल। देखो सबसे पहले Na+ को छोड़ो, Na पे आ जाओ। Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि M शेल भी है और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो आपको पता है K और जो L वाली शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी और सोडियम का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो सोडियम यही करता है, सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, प्लस लिख दिया यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर K और L वाली शेल क्या हो गई है, अब कंप्लीटली फिल्ड। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, दिस इज वेरी सिंपल, दैट सोडियम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट फॉर विच इट रिमूव्स
द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द एम शेल। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो वी ओनली हैव के एंड एल शेल लेफ्ट विद अस विद दी सोडियम एक्चुअली। तो यहाँ पर के और जो एल शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, क्योंकि एल वाले में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और के वाले में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, एक ये वाला है, ठीक है, 35Br79, यानी कि यहाँ पर इसका एटॉमिक मास 79 है और यहाँ पर कितना है 81 है। एटॉमिक नंबर तो सेम है क्योंकि ये दोनों क्या है आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज भी गिवन है कि ये वाला आइसोटोप नेचर में इतने परसेंटेज में अवेलेबल है और ये वाला जो आइसोटोप है ये इतने परसेंटेज पे अवेलेबल है। वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। क्लोरीन के केस में हमने कैसे करा था वो याद है आप लोगों को। अगर परसेंटेज हमको गिवन रहती है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो जो 79 वाला एटॉमिक मास है वो इतने परसेंट हमें मिल रहा है, ठीक है, प्लस जो ये वाला मास है ये हमको इतने परसेंट पे मिल रहा है। तो बस यहाँ पर हमको क्या करना है, इनका एवरेज ही तो निकालना है ना। तो देख लो यहाँ पर हमको पहले ये कैलकुलेट करना होगा। ये थोड़े से डिफिकल्ट कैलकुलेशंस है, मैं करने बैठूंगी तो इधर पर हो नहीं पाएगा, तो लेट्स जस्ट सी, ठीक है। यहाँ पर देखो 79 इंटू 49.7 कर दो, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, इट इज 39.263, तो 26 ले लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इधर पर आ जाओ, इट इज 81 इंटू 50.3, इसको डिवाइड कर दूंगी मैं 100 से, तो ये आ गया 40.743, तो 74 ही ले लेती हूँ। तो 40.74 प्लस 39.26, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 80 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास आया ब्रोमीन एटम का वो हम कितना लेंगे 80 एटॉमिक मास यूनिट उसको हम लेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी परसेंटेज आपको गिवन है उससे मल्टीप्लाई करा दो एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The average atomic mass of a sample of an element X is 16.2 atomic mass unit. What are the percentages of isotopes this and this in the sample? जो मेथड यहाँ पर करी थी वही करेंगे। ये हमने एवरेज निकालने के लिए करा है ना, तो विच मीन्स फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल्स टू जो भी मास है इनटू जो भी परसेंट है, ठीक है, फिर प्लस अगेन जो दूसरा आइसोटोप है उसका जो भी मास है और उसकी जो भी परसेंटेज यहाँ पर है। यही चीज इधर पर भी करेंगे। तो एवरेज कितना गिवन है 16.2, ठीक है, इक्वल्स टू इसका मास दिख रहा है मुझे 16, 16 इंटू अब कितना परसेंटेज, तो मुझे तो पता नहीं है तो x परसेंटेज ले लेते हैं, आ गया x परसेंटेज, ठीक है, प्लस दूसरा जो आइसोटोप है उसका मास कितना है 18। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसका x परसेंटेज है तो दूसरे वाले का 100 माइनस x परसेंटेज ही होगा ना। नहीं समझ में आया तो चलो समझते हैं। यहाँ देखो अगर ये 49.7% है तो ये 50.3% है ना, विच मीन्स अगर मुझे ये नहीं गिवन होता सिर्फ ये गिवन होता तो क्या मैं इसका परसेंटेज निकाल सकती थी, बिल्कुल निकाल सकती थी। 100 माइनस कर दूंगी तो ये वाला आंसर मिल जाएगा मुझे, है ना। तो विच मीन्स कोई भी चीज 100% अगर मुझे गिवन है, मुझे इतना सा पोर्शन अगर गिवन है कि इसका मान लो ये 30% है, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि रिमेनिंग कितना होगा 70% होगा। तो यही चीज इधर पर भी है, अगर ये x परसेंटेज है तो इसका 100 माइनस x परसेंटेज ही अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा है। तो यही चीज हमने इधर पर करी है। बाकी अब मैथ्स है, आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर देखो 100 है ना, तो यहाँ पर जो हमारा बॉटम है डिनोमिनेटर है उसमें 100 आएगा, तो आई कैन सेंड दिस हियर। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 16x अपॉन 100 प्लस 1800 माइनस 18x, ये ब्रैकेट में आएगा, अपॉन 100। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगी ना डिनोमिनेटर में तो कितना आएगा 100 आएगा ना, विच आई कैन सेंड हियर, ठीक है, विच को नहीं, विच आई कैन सेंड हियर। तो यहाँ पर 1620 आ जाएगा बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई होगा, एक डेसिमल शिफ्ट होगा एंड देन एक 0 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 16x प्लस 1800 माइनस ऑफ 18x, ये माइनस 2x हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज दूंगी तो ये 2x हो जाएगा ऑब्वियसली। 1800 माइनस 1620, ठीक है, तो ये कितना हो गया इधर पर 180, तो x कितना आ गया 90। तो यहाँ पर विच मीन्स जो हमारे पास ये वाला आइसोटोप है
ये 90% अवेलेबल है, ठीक है, परसेंटेज इसका 90% है, तो इसका कितना होगा 100 माइनस एक्स यानी कि 10%, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन करा, सेम वही मेथड अप्लाई करा है जो इधर पर हमने करा था, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट, इफ z इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान, ठीक है। एक x एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मेरे को गिवन है, कितना गिवन है 3 गिवन है ना, तो इधर पर 3 लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,1। आउटर मोस्ट वाले शेल में मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। और ये कौन सा एलिमेंट है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है लिथियम का होता है, सो दिस इज लिथियम, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, composition of the nuclei of two atomic species x and y are given as under, कि x में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं और y में 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। गिव द मास नंबर्स ऑफ x एंड y। आपको पता है अगर मेरे को मास नंबर निकालना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना पड़ेगा, तो x का आ जाएगा 6 प्लस 6 यानी कि 12। y का करना है तो अगेन यही चीज करनी पड़ेगी, तो 6 प्लस 8 हो जाएगा यानी कि 14, ठीक है। और मास नंबर है तो एटॉमिक मास यूनिट u भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज, वन थिंग यू कैन क्लियरली सी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम है, प्रोटॉन्स का नंबर यानी कि z यानी कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इधर पर सेम गिवन है। एटॉमिक नंबर अगर सेम है बट मास नंबर अलग अलग आ रहा है तो क्या रिलेशन है, क्या है ये आइसोटोप्स हैं, दोनों आइसोटोप्स है ना, क्योंकि इनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर क्या है अलग अलग है, ठीक है। चलो, for the following statements write T for true and F for false. J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons. उन्होंने न्यूक्लियन टर्म भी नहीं बताया था, वो तो हमें बाद में पता चला था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, F लिख दोगे। A neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral. नहीं, ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एक अलग स्पीशी है, प्रोटॉन एक अलग स्पीशी है, न्यूट्रॉन एक तीसरी स्पीशी है, इन दोनों के आपस में मिलने से वो नहीं बनता है, तो ये भी क्या है फॉल्स है, ठीक है। The mass of an electron is about 1/2000 times that of proton. This is true. मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी ज्यादा छोटा है, सॉरी छोटा नहीं है, उसका जो मास है काफी कम है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन, जो कि अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ जाता है 1/2000 टाइम्स, ठीक है। एन आइसोटोप, अच्छा एक और चीज यहाँ पर ये ऐसे भी गिवन हो सकता है कि जो प्रोटॉन का मास है वो 2000 टाइम्स ज्यादा होता है देन इलेक्ट्रॉन, उस केस में भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। An isotope of iodine is used for making tincture of iodine, tincture iodine भी इसको बोलते हैं, which is used as a medicine. देखो, सिर्फ हम जो नेचुरल सिंपल वाला आयोडीन है ना उसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन, जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, बट आइसोटोप इसका हम यूज नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट इसकी वजह से फॉल्स होगा, ठीक है। अगर आइसोटोप वाली चीज हटा देंगे उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। चलो, Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of, आपको पता है जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्होंने हमें न्यूक्लियस डिस्कवर करके दिया था, उन्होंने हमें ये बताया कि कोई तो ऐसी चीज है सेंटर पे जिसमें जो एंटायर मास है, जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है वो अकोमोडेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। तो किसकी डिस्कवरी करी, एटॉमिक न्यूक्लियस की, ठीक है। उसके बाद isotopes of an element have same physical properties, different chemical properties, different number of neutrons या different atomic numbers. atomic number same होता है but neutrons का number अलग हो जाता है ना, क्योंकि अभी हमने देखा, जैसे एक एग्जाम्पल अभी गिवन था, एक x एलिमेंट है जिसमें 6 हमारे पास प्रोटॉन्स थे, यानी कि 6 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, 12 मास नंबर। यही x दूसरे केस में एटॉमिक नंबर सेम है और यहाँ पर मास नंबर अलग था, तो इस केस में देखो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं वो तो सेम हैं बट न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो गए ना, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स थे और इसमें 8 थे, तो मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो अलग हो जाता है, तो सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- आयन, देखो क्लोरीन अगर हम देखें सबसे पहले तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर क्लोरीन पूछा जाता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते 7, 2 8
7 होता, यहाँ पर तो एनीवेज वो गिवन ही नहीं है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लोराइड आयन पे आ जाओ, Cl माइनस है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने और एक्सेप्ट कर रखा है, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी बी। ठीक है, चलो, Which one of the following is the correct electronic configuration of sodium? सोडियम का अभी देखा था हमने, कितना था 2,8,1, तो यहाँ पर इसमें दिख रहा है, ये तो पूरा ही गलत है, ये भी गलत है, अंदर वाले में कभी 8 नहीं हो सकते, और ये जो है सोडियम आयन का होगा जब एक इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर देगा। ठीक है, चलो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को पूरा करना है, चलो करते हैं। एटॉमिक नंबर 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे गए हैं। अगर एटॉमिक नंबर 9 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 है ना। मास नंबर कैसे आएगा, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ के आता है, विच मीन्स इधर पर आ जाएगा 19। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 16, 32, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा गया है, सब्ट्रैक्ट कर दो 16 आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही होते हैं 16, यानी कि ये सल्फर है। अच्छा, यहाँ पर नेम भी हमको बताना है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 9 हो, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या आ रहा है, फ्लोरीन, तो इधर पर लिख दो फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें प्रोटॉन्स का नंबर गिवन है, विच मीन्स एटॉमिक नंबर भी वही होगा। मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता चल गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि ये भी 12। एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 12 है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो सबसे पहली बात एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, तो ये तो हमने डायरेक्टली इधर पर लिख दिया। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, वो देखते हैं। मास नंबर 2 है, बट हमने तो पढ़ा है हाइड्रोजन का मास नंबर तो 1 होता है ना, तो क्या केस है देखते हैं, चलो कोई नहीं। 2 - 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 1, और अगर एक ही एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 आएगा। तो ये हाइड्रोजन नहीं है, 1 देख के हमने हाइड्रोजन लिख तो दिया, बट ये हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या है, अभी मैंने बताया था आइसोटोप, जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ये क्या है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, फिर इधर पर आओ, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर 1 होगा। मास नंबर भी 1 है, तो 1 - 1 0, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इधर पर इन्होंने 0 लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज, तो ये क्या है, दिस इज हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर इट शुड हैव बीन 1, बट आई जस्ट चेक इट, अगर यहाँ पर बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है तो कुछ मे बी इसके पीछे का रीजन हो, बट हाँ, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जरूर होता है जिसको वो शेयर कर सकता है किसी भी दूसरे एटम के साथ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 होना चाहिए था। आई थिंक दिस इज सम मिस्टेक एंड दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है समझ में आ गया, जितने क्वेश्चंस करे सारे समझ में आ गए, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो अच्छे से यार पढ़ना। पूरा जो 1 शॉट है मैं डाल चुकी हूँ, टॉपिक वाइज वीडियोस में डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट जाके देख लो। बाकी सारे चैप्टर्स के भी मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑलरेडी डाल दिए हैं, यू मस्ट चेक ऑल दीज क्वेश्चंस। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।